हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का विधिज्ञ के प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द क्वेश्चन नंबर 4 इन द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस सीरीज। बट बिफोर अगेन गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम नंबर 4, I'm just I'm just sharing this particular information with all of you people that the Vidhigya Juris is introducing its another particular batch that would be in online platform, online mode itself. ये पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में होने वाला है और 28 ऑफ जनवरी से ये पर्टिकुलर बैच इनिशिएट होगा। और जो भी पर्टिकुलर कैंडिडेट एस्पिरेंट्स इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल होना चाहते हैं, वह दिए हुए इंफॉर्मेशन में या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसके माध्यम से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, इट विल बी अ 1 ईयर पर्टिकुलर प्रोग्राम और 1 ईयर इस पर्टिकुलर ईयर लॉन्ग प्रोग्राम में आप के साथ प्री, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों ही पर्टिकुलर फेजेस की तैयारी एक साथ कराई जाएगी। राइट, further, these will be the academicians with whom you will interact during the time of your online session. Further, again, question of the day, another particular question. Here you can see there are two questions. अब तक हम लोग सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग दो क्वेश्चन डील करेंगे। रीजन देयर बाय बिकॉज बोथ ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटिंग टू द सेम पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इस पर्टिकुलर सेशन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो स्पेसिफिक सेक्शन 118 और 119 है उससे रिलेटेड ये दोनों पर्टिकुलर क्वेश्चन थे। ये दोनों ही क्वेश्चन एक से अधिक पर्टिकुलर ईयर्स में अलग अलग स्टेट जुडिशरी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। is a child competent witness? If so, under which provision of law? क्या कोई चाइल्ड, कोई बच्चा एक competent witness होगा as according to the provisions of Indian Evidence Act? Discuss with the relevant provision of the law. Another question is the evidence given by a person in writing in the open court who is unable to speak, whether it is an oral evidence or a documentary evidence? तो क्या ये एक मौखिक साक्ष्य होगा या ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में ट्रीट किया जाएगा? As you can see, both of the questions have been asked in earlier states judiciary exam. छत्तीसगढ़ में तो 2 बार लगातार पूछा गया। So answer would be yes as to the first particular question. पहले क्वेश्चन का आंसर हाँ के रूप में है। क्या कोई चाइल्ड कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सेक्शन 118 की लैंग्वेज जब आप रीड करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स that they are prevented from understanding the question put to them or from giving rational answer to those questions by tender year, extreme old age, by their own disease, whether of body or mind or any other cause of the like nature. तो कहा जा रहा है कि हर प्रकार का पर्सन एविडेंस देने के लिए, टेस्टिफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट होगा इन द आइज ऑफ लॉ तब जब उससे पूछे गए क्वेश्चंस को वो समझ पाने में, उसकी एंड अंडरस्टैंडिंग और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे पाने में वह सक्षम है, कॉम्पिटेंट है। तो एज पर द क्वेश्चंस आंसर, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है क्या कोई चाइल्ड कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, तो हाँ, वो चाइल्ड कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है अगर उस पर्टिकुलर चाइल्ड से पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझ पाने की स्थिति उसके अंतर्गत है और उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर दे पाने की, रैशनल आंसर दे पाने की, प्रासंगिक उत्तर दे पाने की स्थिति में ऐसा बच्चा है, ऐसा चाइल्ड है। So 118 on which this problem is based states that every person shall be competent to testify unless in opinion of court due to tender years he is incapable of understanding the question put to him and of giving rational answer of those questions. So it is clear that child is competent witness provided the court thinks that he is capable of understanding the nature of the question and of giving rational answer of those questions which are put to him. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको सेक्शन 118 में ही छिपा हुआ है और वहीं से इसका आंसर डिराइव हो जाता है। राइट, तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग डील कर रहे हैं इन पर्टिकुलर सीरीज में, मैं आपको थोड़ा सा अपने इस क्वेश्चन के आंसर से थोड़ा बाहर जाकर के एक छोटी सी बात डिस्कस कर रहा हूं कि
these questions are relevant and important फॉर योर प्री एग्जाम। और अगर आप बिहार जुडिशरी में अपियर होते हैं तो वहां पर 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उन 2 नंबर के क्वेश्चंस में या 3 नंबर के क्वेश्चंस में लीगल रीजनिंग लिखने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन की लीगल रीजनिंग लिखने के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको इनके जो सही रीजनिंग है वो ज्ञात होनी चाहिए। किस रूप में लिखना है, कितना सटीक और कितना कंसाइज मैनर में लिखना है, इस बात का भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। फर्दर, as far as concerned to the question number 2, is the evidence given by a person in writing in the open court who is unable to speak an oral evidence or a documentary evidence? तो as far as concerned to this particular question, कि एक ऐसा व्यक्ति जो बोल पाने में असमर्थ है, who is unable to speak, और उसके द्वारा कोर्ट में अपने उस पर्टिकुलर टेस्टिमनी को रिटन में रिकॉर्ड कराया जाता है। ठीक है, जब आप सेक्शन 119 की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो दोनों ही पर्सन इंक्लूड हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बोल पाने में असमर्थ है, द पर्सन हु इज अनएबल टू स्पीक, या फिर उसने साइन, संकेतों के माध्यम से इस प्रकार की टेस्टिमनी दी है, बट बिफोर द ओपन कोर्ट, खुले न्यायालय के समक्ष, राइट? ओनली देन सच काइंड ऑफ एविडेंसेस विल बी एडमिसिबल। सो इट्स एन ओरल एविडेंस। सेक्शन 119 की लैंग्वेज ही इस बात को डिनोट करती है और मेंशन करती है कि इस प्रकार के एविडेंसेस को मौखिक साक्ष्य के रूप में ट्रीट किया जाएगा, सिवाय इसके सिर्फ इसलिए कि उस पर्टिकुलर विटनेस ने, जो कि इस प्रकार से बोल पाने में असमर्थ है, उसने इस प्रकार के टेस्टिमनी को रिटन में लिख करके दिया है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। नहीं, 119 इस बारे में उल्लेख करती है और कहा जाता है, अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर इन विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल। वह किसी भी अन्य प्रकार से, जो कि बोल पाने में असमर्थ है, किसी भी अन्य प्रकार से इस प्रकार के एविडेंस को दे सकता है जो कि बोधगम्य हो, जो कि इंटेलिजिबल फॉर्म में हो सके, as by writing or by sign, but such writing must be written and the sign must be made in the open court. Evidence so given shall be deemed to be oral evidence. ये मौखिक साक्ष्य के रूप में ही मान्य होगा, ऐसा 119 में लिखा हुआ है। So the sixth reason is specified under 119 itself that deals with the provision of dumb witness. Section 119, on which this problem is based, states that evidence given under 119 shall be deemed to be an oral evidence. Thus, in view of the provision made in section 119, the evidence given by a person in the open court who is unable to speak is an oral evidence by a fiction of law. By a fiction of law, though evidence may be in writing or by sign. So, I'm hoping that now you people are very much clear on the point as to these particular questions. मुझे खुशी हो रही है इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। फर्दर, क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी कुछ स्टेट जुडिशरी में भी पूछे गए हैं। इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आपके सेक्शन 118 और 119 से ही रिलेट करता है। Is an old man of 1 or 2 years competent to testify? Give reasons and also refer the relevant provision if any on the point. Is a person who is unable to speak or a dumb a competent witness? If so, in what manner can he give evidence? Give reasons and also refer to relevant provision if any on the point. So these questions are also related to 118 and 119 of Indian Evidence Act, right? And you have to frame your आंसर्स टू दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, क्योंकि पहले 2 प्रश्नों का आंसर कुछ उन्हीं पर्टिकुलर लीगल रीजनिंग पर बेस करते हुए आपको बताया जा चुका है। इनका भी आंसर आप कुछ इस प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं। इन प्रश्नों को यहां रखने का बेसिक ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही था, क्योंकि यह प्रश्न भी, ये क्वेश्चंस भी 118 और 119 से ही रिलेट करते थे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन एंड we will meet soon with another particular question series number 5. Till then, enjoy the session, right? And please be prepared for your examination, that is civil judge exam, for any of the state that you are preparing for, right? Please be prepared. Thank you to all.